हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज की थर्ड क्लास में आज हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे लंग्स के अंदर आती हैं तो वो कैसे ब्लड के अंदर एंटर करती हैं और किस तरीके से वो टिश्यू के अंदर एंटर करती हैं या टिश्यू से वो वापस कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में और ब्लड से वो एल्वियोलाई के थ्रू बाहर जाती है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे डिस्कशन का, क्योंकि ये ही डिटरमाइन करता है कि हमारी बॉडी के अंदर सही कॉन्सेंट्रेशन में और सही टाइम पर दोनों गैसेस, जो रेस्पिरेटरी गैसेस हम जिनको बोलते हैं, ऑक्सीजन अंदर आए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नाउ उस सबसे पहले हम बात करेंगे गैशियस ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज के स्टेप्स के बारे में। वो स्टेप्स जो 5 स्टेप्स हैं और जिस तरीके से ऑक्सीजन हमारे टिश्यू तक पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे टिश्यू से बाहर लंग्स के थ्रू पहुंचती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या हैं वो स्टेप्स। तो पहला स्टेप होता है हमारा ब्रीदिंग या वेंटिलेशन का। इसको हम लोग पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं और इसमें जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो अंदर जाती है, जिसको इंस्पिरेशन बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर लेयर रिलीज़ हो जाती है, जिसको हम लोग एक्सपिरेशन बोलते हैं। तो ये जो एल्वियोलर एयर है ये बाहर जाती है और ये इंस्पिरेशन जो कि एटमॉस्फेरिक एयर है वो अंदर आती है। ये रिदमिक एक्टिविटी होती है, लास्ट क्लास में हमने देखा था और अच्छे से इस पूरे मैकेनिज्म को समझा था। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। जो हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलर मेम्ब्रेन से किस तरीके से होती हैं। तो अब जब ये लंग्स के अंदर आप देखिए सेकंड स्टेप में यहाँ पर ये एल्वियोलाई दिखाया गया है और ये कैपिलरी है, और इस कैपिलरी में आप देखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जा रही है बाहर और ऑक्सीजन है वो आ रही है अंदर। तो इस तरीके से ये एल्वियोलर गैस का एक्सचेंज है। उसके बाद फिर यहाँ पर ये जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, वो हमारी अलग अलग आर्टरीज़ के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है और फिर जहाँ पर टिश्यूज़ होते हैं उन टिश्यूज़ में अगेन वो आर्टरीज़ जो हमारी कैपिलरीज़ के अंदर बन जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं, और वो कैपिलरीज़ के थ्रू अगेन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से बाहर जाती है ब्लड में और ब्लड से ऑक्सीजन निकल के आती है टिश्यू के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सेकेंड डिफ्यूजन होता है और अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन हर एक सेल्स के अंदर जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वहाँ पर ये यूटिलाइज होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन में ये यूटिलाइज होती है और अल्टीमेटली इस पूरे सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। तो ये हैं वो 5 स्टेप्स जहाँ पर जो गैस हैं हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस उनका एक्सचेंज होता है और ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले एल्वियोलर एक्सचेंज के बारे में और किस तरीके से ये जो एल्वियोलर एक्सचेंज होता है। अब आप जानते हैं कि जो हमारे एल्वियोलाई होते हैं, और ये फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं लंग्स के अंदर एंड दे आर द साइट्स ऑफ द गैशियस एक्सचेंज। सो दे आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो आप ये देख सकते हैं एक सिंपल स्ट्रक्चर है जहाँ पर ये एल्वियोलस दिखाया गया है ब्लू कलर का, इसके साथ लगी हुई एक कैपिलरी है और ये ब्लड कैपिलरी के अंदर आरबीसीज हैं और ऑक्सीजन एल्वियोलाई से या इस एल्वियोलस से अंदर जा रही है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के से निकल के वो बाहर एल्वियोलस में जा रही है। इसके अलावा जो ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में सेकंड एक्सचेंज होता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ब्लड का फ्लो है, ये जो एरो दिखा रहे हैं, और यहाँ पर ये जो रेड है ये रेडनेस दिखाती है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन हमारे टिश्यू के अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड इस टिश्यू से निकल के इस ब्लड के अंदर जा रही है, और यहाँ पर धीरे धीरे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधे जाता है हार्ट्स में और हार्ट के थ्रू जाता है ये लंग्स के अंदर। ओके, सो अब एक्सचेंज जो हो रहा है यहाँ पर दोनों साइड्स में, चाहे वो एल्वियोलर एक्सचेंज है चाहे वो टिश्यू एक्सचेंज है, वो एक्सचेंज हो रहा है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। और डिफ्यूजन आपको बहुत अच्छे से पता है, जहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। और यहाँ पर ये जो डिफ्यूजन हो रहा है, एक तो ये कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू हो रहा है और साथ में ये जो डिफ्यूजन है ये बेस्ड है हमारा
प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर। तो एक तो है प्रेशर ग्रेडियंट कि जो गैस का प्रेशर है वो कहाँ पर कम है, कहाँ पर ज़्यादा है, और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बिकॉज गैस का कॉन्सेंट्रेशन उसके प्रेशर को कंट्रीब्यूट करता है। अब ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, यानी कितना जल्दी या कितनी टाइम में जो ये डिफ्यूजन हो रहा है पर यूनिट टाइम में, ये दो चीज़ों से अफेक्ट करता है। पहली चीज़ है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो गैसेस किस तरीके से हमारे ब्लड के अंदर या हमारी ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसके अंदर ये सॉल्युबलाइज हो जाती हैं, पहली चीज़ तो वो। और दूसरा जो हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन्स होती हैं उसकी थिकनेस क्या होती है। तो थिकनेस अगर ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली डिफ्यूजन थोड़ा स्लो होगा, और अगर थिकनेस थोड़ा कम होगी तो डिफ्यूजन फास्ट होगा। तो इस तरीके से ये दो फैक्टर्स होते हैं जो इस बात को डिसाइड करते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो ज़्यादा जल्दी हो रहा है या वो थोड़ा सा देरी से हो रहा है। तो ये दोनों फैक्टर्स को आप याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे एल्वियोलर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की, यानी कि वो मेम्ब्रेन जहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर आ रही है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे ब्लड से एल्वियोलाई के अंदर एंटर कर रही है। तो आप देखिए यहाँ पर ये हमारा एक 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 डायग्राम है जहाँ पर ये एल्वियोलस बनाया गया है। इसके अंदर ये जो कैविटी है ये एल्वियोलर कैविटी है, और ये हमारी ये एक कैपिलरी है, और इस कैपिलर के अंदर आप देखेंगे ये रेड कलर की आरबीसीज हैं, और ये जो ग्रीन कलर की ये सेल्स आप देख रहे हैं ये एल्वियोलर मेम्ब्रेन है, राइट। और इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वैमस एपिथेलियम। और यहाँ पर ये कैपिलरी के भी आप दोनों साइड आप देखेंगे ये ग्रीन कलर की सेल्स हैं, ये आपकी एंडोथीलियम है या एंडोथीलियल सेल्स हैं। और इनके बीच में एल्वियोलर जो ये जो आप देख रहे हैं स्क्वैमस एपिथेलियम, और ये जो है आपकी एंडोथीलियम कैपिलरी की, इनके बीच में ये येलो कलर का आप देख रहे हैं मैट्रिक्स है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस। तो ये स्ट्रक्चर है हमारी एल्वियोलर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम आ गई जो मैंने आपको बता दिया, फिर एंडोथीलियम आ गई, ये आपने देख लिया ये ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम है, और साथ में ये बेसमेंट सब्सटेंस है। अब ये जो बेसमेंट सब्सटेंस होता है ये बेसिकली ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम है, ये वाली जो स्क्वैमस एपिथेलियम है जो एल्वियोलर वॉल की है, और ये वन सेल थिक है, और जो आपकी एंडोथीलियल सेल्स हैं ये वाली जो एंडोथीलियल सेल्स हैं ये भी वन सेल थिक हैं, इनको ये सपोर्ट करती है। सो बेसिकली ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरह काम करती है दोनों के लिए, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरस्टिशियल पार्ट है जहाँ पर हमारी जो गैसेस हैं वो एयर से निकलती हैं और इसके थ्रू वो कैपिलरीज में जाती हैं, या कैपिलरीज से निकल के अगेन इस बेसमेंट सब्सटेंस के थ्रू ये एल्वियोलर या एल्वियोलाई के अंदर एंटर करती हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो इनके साथ साथ ही गैशियस प्रेशर और जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सब फेवरेबल होते हैं डिफ्यूजन के लिए, ताकि ऑक्सीजन एल्वियोलाई से टिश्यू में जाए और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से एल्वियोलाई तक आए। ओके, तो अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है प्रेशर, गैशियस प्रेशर का। अब आपने एक टर्म केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, मुझे नहीं पता पढ़ी या नहीं पढ़ी, अगर पढ़ी नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये होती है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? बेसिकली गैस का पार्शियल प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि एक मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर इंडिविजुअल गैस कंट्रीब्यूट करती है। फॉर एग्जांपल हमारी जो एयर है, एयर एक मिक्सचर है गैसेस का, इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और हर एक गैस का एक अपना प्रेशर है। तो वो जो इंडिविजुअल प्रेशर है उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। अब अगर हम ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे तो वी विल से दैट इट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और जो प्रेशर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सर्ट कर रही है उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से नाइट्रोजन कर रही है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। लेकिन जब सारी गैसेस मिलके एक साथ जो प्रेशर जनरेट करती हैं उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि पार्शियल प्रेशर हम किसको बोलते हैं। पार्शियल प्रेशर वो होता है जब इंडिविजुअल जो गैस होती हैं वो एक मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर वो कंट्रीब्यूट करती हैं प्रेशर को। अब एक लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बोलता है कि एक गैसेस के मिक्सचर में, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एक एयर की बात करें, टोटल प्रेशर जो होता है वो इंडिविजुअल गैसेस के प्रेशर का सम होता है। फॉर एग्जांपल एयर के अंदर आप देखिए ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, ये तो मेजर गैसेस हैं। इसके अलावा जो माइनर गैसेस होती हैं उन सब के अगर हम पार्शियल प्रेशर को ऐड करें तो जो टोटल प्रेशर बनेगा वो उसके इक्विवेलेंट होगा, एंड दैट इज़ नोन एज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर।
अब इसको निकाला कैसे जाता है? इसको निकालने का ये फॉर्मूला होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, इट मे बी ऑक्सीजन, इट मे बी नाइट्रोजन, इट मे बी कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हम लोग देखते हैं कि इस पूरे के पूरे मिक्सचर के अंदर उस पर्टिकुलर गैस का कितना फ्रैक्शन है। हम एक बार उस फ्रैक्शन को डिटरमाइन कर लेते हैं तो फिर हम लोग देखते हैं कि टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, या टोटल मिक्सचर जो जो टोटल प्रेशर है उस मिक्सचर का वो कितना है। अब एयर के केस में हम उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं और फिर हम उन दोनों के प्रोडक्ट को जब हम निकालेंगे तो वो होगा हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। इसका एक एग्जांपल हम लोग लेके समझते हैं। ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का अगर आप देखें तो एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन होती है, तो इसका जो फ्रैक्शन है दिस इज़ 0.21। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है नॉर्मली वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। तो ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा निकल आएगा पार्शियल प्रेशर। ये है 0.21, ये 760, सो 159.6 मिलीमीटर मरकरी इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसी तरीके से हम पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन या किसी और गैस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, अगर उसमें हम लोग देखें तो हम देखेंगे जो रेस्पिरेटरी गैसेस का यहाँ पर कॉलम है ये है ऑक्सीजन का और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ये इस रो के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर है और इस रो के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है। अब देखिए एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो 159 मिलीमीटर एचजी होता है जो हमने अभी निकाला, और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है वो लगभग 0.3 मिलीमीटर एचजी होता है। अब जब ये एटमॉस्फेरिक एयर एल्वियोलाई के अंदर एंटर करती है तो एल्वियोलाई के अंदर जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो हो जाता है 104 मिलीमीटर एचजी और कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाता है 40 मिलीमीटर एचजी, राइट। अब जो कैपिलरी के अंदर ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40 मिलीमीटर एचजी। अब आप देखिए ये जो एल्वियोलाई है इसके अंदर तो है 104 ऑक्सीजन का और कैपिलरी के अंदर है 40। तो ऑक्सीजन कहाँ मूव करेगी? वो एल्वियोलाई से ब्लड की तरफ, यानी कि ब्लड के अंदर कैपिलरी के अंदर मूव करेगी, क्योंकि यहाँ पर सिंपल लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड ऑन द पार्शियल प्रेशर। यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है ऑक्सीजन का, ब्लड के अंदर कम है, तो ऑक्सीजन इमीडिएटली मूव कर जाएगी एल्वियोलाई से ब्लड में। अब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो एल्वियोलाई के अंदर इसका प्रेशर है 40 मिलीमीटर एचजी और ब्लड के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर है 45 मिलीमीटर एचजी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिचुएशन अपोजिट है। यहाँ पर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और यहाँ एल्वियोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगी ब्लड से एल्वियोलाई की तरफ, और ये अगेन दिस विल बी द सेम प्रिंसिपल ऑफ द डिफ्यूजन। तो ये बात क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ये हमारा जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड की जगह ऑक्सीजनेटेड हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर हो गया 95 मिलीमीटर एचजी, और यहाँ टिश्यूज़ के अंदर जिन्होंने यूज़ कर लिया ऑक्सीजन को उसका प्रेशर हो गया 40 मिलीमीटर एचजी। तो अगेन अब ऑक्सीजन कहाँ मूव करेगी? ऑक्सीजन मूव करेगी अगेन फ्रॉम हायर टू लोअर, तो ये ब्लड से टिश्यू के अंदर मूव कर जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन हो गया वो 40 हो गया और टिश्यूज़ के अंदर है वो 45। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यूज़ से मूव करेगी ब्लड के अंदर। तो आपने देखा कि किस तरीके से पार्शियल प्रेशर और वो डिफ्यूजन जो है वो ड्राइव कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेस के एक्सचेंज को, दोनों जगह पर, एल्वियोलाई के अंदर भी और टिश्यू के अंदर भी। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर देखें तो यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के मुकाबले या कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, सो दैट इट कैन डिफ्यूज़ थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मच हायर कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो आप देखिए कि बिकॉज यहाँ पर सॉल्युबिलिटी, मैंने आपको बोला था एक फैक्टर होता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होती है, और इसीलिए
जो भी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है, चाहे वो एल्वियोलाई की हो, चाहे वो टिश्यू की हो, वो वहाँ पर जल्दी मूव करती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ये पर्टिकुलर डायग्राम है, ये एग्जैक्टली वही है जो आपने अभी टेबल में देखा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एल्वियोलर एयर है, इसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, यहाँ पर ये पल्मोनरी वेन में ये ऑक्सीजन मूव आ रही है, यहाँ से ये जा रही है सीधे हार्ट में और हार्ट से जा रही है आर्टरीज़ में, आर्टरीज़ के अंदर ये अगेन ये जाती है, फिर कैपिलरीज़ में चली जाती है टिश्यूज़ के अंदर, और वहाँ पर यहाँ पर इसका सेकंड डिफ्यूजन होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वापस ये हार्ट में आ रही है और हार्ट से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू अगेन ये लंग्स के अंदर एंटर कर रही है। तो इस तरीके से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हैं। ऑक्सीजन है वो आराम से हमारी बॉडी के अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकल रही है। इसमें आपका कुछ लेना देना नहीं है। आपको ये भी नहीं पता कभी कभी कि आप ब्रीथ भी कर रहे हैं, और ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर हो रही हैं बिना आपकी किसी वॉलेंट्री एक्शन के। सो ये सब इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। तो ये था आज की क्लास, और हम आज की क्लास को यहीं पर पॉज कर रहे हैं, और अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में और इसके आगे की कहानी जानेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।